हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के प्रीवियसली पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली यूपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और आज अपन प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 2017 के अंदर हुआ था। इसके आपको दो बेनिफिट हो गए। नंबर वन, एक तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो स्टाफ नर्स के एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है। नंबर टू, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियसली पेपर में आते हैं और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो भी बेनिफिट होगा कि प्रीवियसली जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे और अपन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं उनको डिटेल से विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे उससे रिलेटेड या उसके नियर अबाउट का भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो भी वहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है, when antibodies are produced inside the infected body is called। जब कोई पर्सन है और उसके अंदर इंफेक्शन एंटर हो चुका है, यानी उसके अंदर एंटीजन एंटर हो चुका है, उसमें इंफेक्शन ऑलरेडी है, तो इंफेक्शन होने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उसको किस प्रकार की इम्यूनिटी अपन बोलेंगे। ओके, ऑप्शन ए यहां पे बता रहा है पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी बता रहा है एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी बोलेंगे, या ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो दोस्तों जब भी अपन इम्यूनिटी की बात करते हैं, जब भी अपन इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन दोनों से आप क्या समझते हैं? इन्नेट का मतलब ही होता है जन्मजात। जब एक बच्चा होता है वो अपनी मदर के यूट्रस से बाहर आता है, जब जन्म लेता है तो उसमें ऑलरेडी जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस रहती है या फिर प्रेजेंट रहती है, उन सभी प्रकार की इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके अलावा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसका मतलब होता है जन्म के बाद आपने जो इम्यूनिटी या फिर जो एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस की है वो सारी की सारी इम्यूनिटी कौन सी होती है? एक्वायर्ड होती है, यानी आपके खुद के द्वारा अर्जित की गई इम्यूनिटी होती है। ओके, जो इनेट इम्यूनिटी तो अपनी कंफर्म होगी। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है नेचुरल, एक तो होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, दूसरी होती है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब होता है कि वो नेचुरली बन रही है, उसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है। अब ये नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव और दूसरी होती है पेसिव। एक्टिव एंड पेसिव, जब भी अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है तो वो इंफेक्शन की कंडीशन में प्रोड्यूस होती है, और एक्टिव का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई इंफेक्शन हो गया है और उसके बाद आपकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। ओके, जैसे अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है और उसके बाद जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उनको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। इसके अलावा जब पैसिव इम्यूनिटी की अपन बात करते हैं तो जब किसी पेशेंट को अपन इंफेक्शन देते हैं, किस लिए? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल वैक्सीन हो गया, जैसे किसी पेशेंट को वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन किस लिए दी जाती है? कि उसके खिलाफ उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अपन वायरस ही तो देते हैं उसके अंदर, जब वैक्सीन होती है तो उसके अंदर उसका वायरस दिया जाता है जो कि उसकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, और इन्फेक्ट करने के बाद उसमें उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए, तो वो कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है। क्लियर है? तो आप एक्टिव और पैसिव को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यहां पे बी रहेगा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यहां पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। Which of the following international agency is contributing maximum for maternal and child health services in India
ऐसी कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा या फिर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करता है या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है? ओके, ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी UNDP। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं। तो जब भी मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात आती है तो उसके लिए इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देता है वो कौन देता है? यूनिसेफ देता है। ओके, इसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहां पे ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेबी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम व्हेन ही इज ऑन। एक बच्चा है और उसको अपने को ब्रोंज बेबी सिंड्रोम के लिए मॉनिटर करते रहना है एज ए नर्स। तो अपन इस तरह की कौन सी उसके अंदर प्रक्रिया या फिर ट्रीटमेंट चल रहा होगा जब अपने को ब्रोंज बेबी सिंड्रोम को असेस करने की जरूरत है या फिर मॉनिटर करने की जरूरत है? ऑप्शन ए इम्यूनोथेरेपी, ऑप्शन बी कीमोथेरेपी, ऑप्शन सी रेडियोथेरेपी एंड ऑप्शन डी फोटोथेरेपी। तो दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को फोटोथेरेपी चल रहा होता है, जब भी किसी पेशेंट को फोटोथेरेपी जैसी कोई प्रणाली चल रही होती है, उस कंडीशन में अपने को ब्रोंज बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं बच्चे को, इसलिए वहां पे असेस करने की जरूरत होती है। फोटोथेरेपी होती क्या है? जॉन्डिस का ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? जॉन्डिस का ट्रीटमेंट होता है। जॉन्डिस ट्रीटमेंट इन न्यूबॉर्न, जॉन्डिस ट्रीटमेंट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न के अंदर जब जॉन्डिस हो जाता है जिसको अपन हाइपर बिलीरुबिमिया भी बोलते हैं, हाइपर बिलीरुबिमिया भी बोलते हैं उसको, तो उस कंडीशन में जो बच्चे को अपन फोटोथेरेपी देते हैं तो उस कंडीशन में बच्चे के साथ डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है और एक तरह से इसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में वहां पे ब्रोंज कलर की स्किन दिखाई देती है, ब्रोंज कलर की स्किन दिखाई देती है बच्चे की। ये डिहाइड्रेशन एंड ब्रोंज कलर की स्किन, ये दोनों की दोनों क्या है? फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन है। ये दोनों की दोनों क्या है? फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। हो सकता है यहां पे ब्रोंज बेबी पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम आपसे डिहाइड्रेशन पूछ लिया जाए। ये दोनों की दोनों क्या है? कॉम्प्लिकेशन है। और जब किसी पेशेंट को जॉन्डिस की ट्रीटमेंट के लिए अपन फोटोथेरेपी देते हैं तो वहां पे उसकी स्किन का कलर है वो ब्रोंज हो सकता है, और जब ब्रोंज हो जाता है तो उसको ब्रोंज बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। तो उसको अपने को असेस करते रहना होता है। तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे डी निकल के आता है। बट दोस्तों जो इम्यूनोथेरेपी ऑप्शन ए है वो किसके लिए दिया जाता है? जब किसी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ हो, जब किसी पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हुआ हो, तो उसके रिजेक्शन के लिए, वो रिजेक्शन ना हो जाए तो उसको रोकने के लिए अपन इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी एंड सी में दिया हुआ है कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ये किसके लिए यूज होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अपन कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी का यूज करते हैं। तो क्लियर है, राइट आंसर यहां ऑप्शन डी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है 5 जून को, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी बोल रहा है 2 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑप्शन डी बोल रहा है यहां पे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि आपको याद रहना ही चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और जो NHM UPPSC जो इस तरह की CHO इस तरह की जो एग्जाम्स होती है उनमें इजीली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जब CHO NHM UPPSC इस तरह की जो एग्जाम्स होती है उनकी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं या 1 लाइनर या फिर 2 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही ज्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया हुआ रहता है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूर याद रखना है। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन डी।
ओके, ये सभी के सभी क्वेश्चन यूपीपीएससी एग्जाम 2017 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है वो किसके द्वारा फाउंड की गई? ऑप्शन ए जॉन ब्रियांट के द्वारा, ऑप्शन बी हेनरी डुनांट के द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड दवासन के द्वारा, ऑप्शन डी जेडी रॉक फेलर के द्वारा। ओके, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, वो कब फाउंड की थी? ये 17 फरवरी 1863 को, यानी 17 फेब 1863 के अंदर हेनरी डुनांट के द्वारा फाउंड की गई थी। और इसके अंदर जो इसको फाउंड करने वाले लोग थे वो 5 पर्सन थे, 5 लोग थे, जिनको 5 जिनेवा मैन के नाम से भी जाना जाता है, जिनको 5 जिनेवा मैन के नाम से जाना जाता है। और जो ये 5 मैन थे, 5 लोग थे, जिनमें से एक थे हेनरी डुनांट। ओके, तो यहां पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिकॉज इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडेड के बारे में जब भी पूछा जाता है तो इन 5 पर्सन में से जो सबसे मेन पर्सन था वो हेनरी डुनांट थे, इसीलिए इनके फाउंडेड है वो सिर्फ हेनरी डुनांट को बोला जाता है, जो अदर 4 पर्सन थे उनको नहीं बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग वाटर हेल्प इन किलिंग ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वन। जो बॉइलिंग वाटर होता है, जो उबला हुआ पानी होता है, वो किस प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनको किल कर सकता है? जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से एक्सेप्ट का मीन्स है एक को छोड़ के, जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको बॉइलिंग वाटर के द्वारा अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, बट एक ऐसा है जिसको अपन किल नहीं कर सकते। कौन सा है वो? ऑप्शन ए फंगाई, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन डी स्पोर्स। तो दोस्तों, जो ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी है, इनको अपन बॉइलिंग वाटर के द्वारा किल कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर के द्वारा किल कर सकते हैं, बट जो इसके स्पोर्स होते हैं उनको बॉइलिंग वाटर की हेल्प के द्वारा अपन किल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहां पे राइट आंसर डी रहेगा। बट जो स्पोर्स होते हैं उसको किल करने के लिए या फिर वहां से रिमूव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। बॉइलिंग के द्वारा फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ कंप्लीटली किल हो सकते हैं, बल्कि उनके जो स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं हो सकते। और जब स्पोर्स सहित उनको किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टरलाइजेशन करना पड़ेगा। और जैसे स्टरलाइजेशन का मेथड क्या होता है? ऑटोक्लेविंग करनी पड़ेगी उसके बाद। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबोर्न ड्रॉपलेट। जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो कि एयरबोर्न ड्रॉपलेट के द्वारा किसी में ट्रांसमिट नहीं होती है? ऑप्शन ए मीजल्स, तो बिल्कुल मीजल्स तो ट्रांसमिट हो सकती है, यह आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स भी हो सकती है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन है इसका भी। इसके अलावा ऑप्शन सी है पोलियोमाइलाइटिस, तो बिल्कुल दोस्तों ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन इसका नहीं होता है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट के द्वारा ये ट्रांसमिट नहीं होती है। ये किसके द्वारा होती है? ये एक तरह से वाटर एंड फूड के द्वारा ट्रांसमिट होती है। यदि गंदा खाना और पानी यदि किसी को पिलाया जाता है तो उससे पोलियोमाइलाइटिस है वो क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस है ये भी एयरबोर्न है, ये भी क्या है? एयरबोर्न ट्रांसमिशन है इसका भी। तो यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन सी निकल के आता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग के एथिक्स के बारे में आपका क्या मतलब है, या फिर नर्सिंग के अंदर जो एथिक्स होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं? ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रोसीजर कैरिड आउट बाय ए नर्स, ऑप्शन बी है रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर, ऑप्शन सी है जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स एंड ऑप्शन डी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड नर्स। तो दोस्तों, नर्सिंग के कुछ एथिक्स होते हैं और एथिक्स का मतलब होता है रूल।
नर्सिंग के अंदर कुछ रूल होते हैं, नर्सिंग के अंदर कुछ रूल होते हैं, और वो रूल किस लिए बनाए गए हैं? वो नर्सिंग के जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए या फिर अच्छा बनाने के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं कि गुड बिहेवियर के लिए ये रूल बनाए गए हैं। इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या रहता है? गुड बिहेवियर मेंटेन रखना इसका पर्पज रहता है दोस्तों। इसीलिए अपने को क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि एथिक्स इन नर्सिंग का मींस क्या है, तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा कि रूल्स फॉर करेक्ट बिहेवियर। बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स को ही अपन एथिक्स इन नर्सिंग बोलते हैं। इसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहां पे गलत ऑप्शंस है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इंफेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। जब एक पेशेंट है लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे रहता है या लॉन्ग टाइम तक हॉस्पिटल में रुकता है, तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को होने वाला इंफेक्शन, जो कि उस तरह का इंफेक्शन जो सिर्फ हॉस्पिटल से ही मिलता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए उसको अपन नेजोकोमियल इंफेक्शन बोलेंगे, ऑप्शन बी उसको सेकेंडरी इंफेक्शन बोलेंगे, ऑप्शन सी यहां पे लोकलाइज्ड इंफेक्शन बोलेंगे, या ऑप्शन डी बोलेंगे री इंफेक्शन। ओके, री इंफेक्शन बोलेंगे। ओके, तो दोस्तों जब भी कोई पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक किसी हॉस्पिटल के अंदर रुकता है, तो उसको जो इंफेक्शन वहां पे देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? नेजोकोमियल इंफेक्शन कहलाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? नेजोकोमियल इंफेक्शन बोलते हैं। और इसीलिए इसका राइट आंसर तो यहां पे निकल के आता है ऑप्शन ए। इसके अलावा अपन बात करें यदि सेकेंडरी इंफेक्शन की, तो यदि किसी इंफेक्शन को होने के लिए कोई पहले कोई दूसरा इंफेक्शन वहां पे रेस्पॉन्सिबल है और उसके कारण से जो इंफेक्शन होता है, तो उसको अपन सेकेंडरी इंफेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी है लोकलाइज्ड इंफेक्शन, यानी एक बॉडी सरफेस एरिया के किसी एक लोकल रीजन के अंदर या एक लोकल एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में यदि इंफेक्शन होता है तो उसको अपन लोकलाइज्ड इंफेक्शन बोलते हैं। री इंफेक्शन का मतलब होता है कभी इंफेक्शन हुआ था और वो इंफेक्शन कंप्लीटली ट्रीट नहीं हुआ, उससे पहले पहले वापस वो इंफेक्शन हो गया, तो उसको अपन री इंफेक्शन बोला जाता है। ओके, या फिर वो इंफेक्शन दोबारा हो सकता है। ओके, तो उसको अपन री इंफेक्शन की कैटेगरी में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यहां पे ऑप्शन ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। एक एलिजा एक टेस्ट होता है और उसकी फुल फॉर्म में के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एंजाइम लाइसेज इम्यून सॉल्यूशन एक्टिविटी, ऑप्शन बी एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे, ऑप्शन सी एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी, एंड ऑप्शन डी एंजाइम लाइसेस इम्यून सॉल्यूशन एसे। तो दोस्तों एलिजा एक टेस्ट होता है जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है। क्या होता है? ये ब्लड टेस्ट होता है और इस ब्लड टेस्ट की हेल्प से अपन एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने का एक टेस्ट है और स्पेशली कौन सी एंटीबॉडीज? एचआईवी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं? एलिजा टेस्ट करते हैं। एलिजा के अंदर ई का मींस होता है यहां पे एंजाइम, ई का मींस यहां पे होता है एंजाइम, और एल का मींस होता है यहां पे लिंक्ड। ओके, इसके अलावा जो आई का मींस होता है यहां पे इम्यून, आई का मींस होता है इम्यून, एंड जो एस है इसका मींस होता है सोर्बेंट। ओके, और जो ए का मतलब होता है एक्टिविटी। तो ये सारे के सारे जो नाम है वो कौन से ऑप्शंस में मिल रहे हैं? ऑप्शन बी में मिल रहे हैं कि एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोर्बेंट एसे, जो एलिजा की फुल फॉर्म होती है, जो एचआईवी का ब्लड टेस्ट है, जो कि एचआईवी की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए अपन करते हैं। इसीलिए राइट आंसर यहां पे क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव होते हैं। जीन पियाजे थ्योरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो किस प्रिंसिपल पे आधारित है? ऑप्शन ए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो, या फिर ऑप्शन बी उसको अपन मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो ऑप्शन डी है यहां पे।
बिकॉज जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? जीन पियाजे ने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। इसके अलावा ऑप्शन सी में है साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, जो किसने दी थी? इरिक इरिक्सन ने दी थी। किसने दी थी? इरिक इरिक्सन ने दी थी। ये किसने दी थी? इरिक इरिक्सन ने दी थी। इसके अलावा जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? कोलबर्ग ने दी थी। ये दी थी कोलबर्ग ने। और इसके अलावा जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सिगमंड फ्रूड ने दी थी। किसने दी थी? सिगमंड फ्रूड ने दी थी। तो दोस्तों जरूरी नहीं है अगली बार आपसे जीन पियाजे की थ्योरी ही पूछी जाए, हो सकता है वहां पे जीन पियाजे की जगह एरिक इरिक्सन की थ्योरी पूछ ली जाए, जिसका आंसर क्या रहेगा? साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी रहेगी। हो सकता है आपसे कोलबर्ग की थ्योरी पूछ ली जाए, जिसका आंसर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी रहेगा। और हो सकता है आपसे सिगमंड फ्रूड की थ्योरी पूछ ली जाए, जिसका आंसर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी रहेगा। ओके, तो दोस्तों इनको याद रखना है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव होते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बर्न केयर द नर्स शुड असेस द पेशेंट फॉर। एक पेशेंट है और उसको बर्न हो गया है, उसकी अर्ली फेज के अंदर आपको पेशेंट को क्या असेस करते रहना है? क्या उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, उनको अपने को असेस करने की जरूरत है। ऑप्शन ए बोल रहा है उसको मेटाबॉलिक एल्कालोसिस हो सकता है। ऑप्शन बी बोल रहा है हाइपोकेलेमिया हो सकता है। ऑप्शन सी बोल रहा है हाइपरकेलेमिया हो सकता है। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां पे डिस्कस करते हैं, जब भी किसी पेशेंट को बर्न होता है तो बर्न की कंडीशन में जो सबसे पहला जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा वो तो क्या रहेगा? उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले उसका जो असेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? उसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन के साथ आपको जब पता है कि जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है इधर और इधर है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जो मेन वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? पोटेशियम रहता है। और जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो वहां पे क्या रहता है? सोडियम रहता है। तो जब भी किसी पेशेंट के अंदर बर्न की कंडीशन में डिहाइड्रेशन होगा तो वहां पे क्या रहेगा? जब वाटर कम होगा और सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? सोडियम बढ़ जाएगा। कि सोडियम की वैल्यू बढ़ जाएगी किसके कारण से? हीमोडाइल्यूशन के कारण से। हीमोडाइल्यूशन के कारण से यदि वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो उसको अपन बोलेंगे हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया, तो आपको याद रखना है हाइपरनेट्रेमिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलेगी। सेकेंडली, जब भी बर्न होगा तो बर्न की कंडीशन में सेल ब्रेकडाउन होगी। जब सेल ब्रेकडाउन होगी तो सेल का जो अंदर का जो कंपोनेंट है पोटेशियम वो सेल के बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। और जब बर्न की कंडीशन होती है और उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है और हाइपरकेलेमिया होता है तो वहां पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है दोस्तों। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो अपने ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, गलत ऑप्शन है, यहां पे गलत कथन है। ऑप्शन बी है हाइपोकेलेमिया, तो दोस्तों हाइपरकेलेमिया होता है, यह भी यहां पे बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी है हाइपरकेलेमिया, बिल्कुल वेरी गुड, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और ऑप्शन सी यहां पे राइट आंसर निकल के आता है, क्योंकि सेल के ब्रेकडाउन के कारण से जो उसका अंदर का जो पोटेशियम है वो बाहर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी है हाइपोनेट्रेमिया, तो दोस्तों ये भी गलत कथन है, क्योंकि वेसो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका डाइल्यूशन हो जाएगा डिहाइड्रेशन के कारण से, जिसके कारण से सोडियम की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो इसीलिए ऑप्शन डी भी यहां पे गलत कथन है। तो राइट आंसर क्या निकल के आया? यहां पे ऑप्शन सी निकल के आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज गिवन एट, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो कितने डिग्री के एंगल के ऊपर अपने को लगाने की जरूरत होती है या फिर पेशेंट को अपन लगाते हैं? ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है 15 डिग्री पे, ऑप्शन बी बोल रहा है 30 डिग्री पे, ऑप्शन सी बोल रहा है 45 डिग्री पे और ऑप्शन डी बोल रहा है 60 डिग्री के। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह से याद करना हो सभी इंजेक्शंस को, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा, ये स्किन है और स्किन के अंदर
जो सबसे कम एंगल के ऊपर लगता है, जो कि यहां पे 10 से 15 डिग्री का एंगल होता है, 10 से 15 डिग्री के एंगल के ऊपर लगता है, वो क्या लगता है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है दोस्तों। इसके अलावा इसके बाद जो एंगल है जो लगता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ओके सॉरी, इसके बाद क्या लगता है? इसके अंदर आईवी इंजेक्शन लगता है। आईवी इंजेक्शन कितने पे लगता है? 30 डिग्री के एंगल के ऊपर लगता है। और इसके बाद थोड़ा और ज्यादा अपन डीपली अपन बात करें, जैसे ये तो वेन है और इस वेन के अंदर लगाया अपन ने आईवी, तो वो 30 डिग्री के ऊपर लगाते। और इसके अंदर जब डीप और ज्यादा डीप लगाए तो वो होता है सबक्यूटेनियस। और सबक्यूटेनियस कितने डिग्री पे लगता है? 45 डिग्री पे लगता है। और इसके अलावा जो लास्ट में अपन बात करते हैं तो 90 डिग्री के ऊपर कौन सा लगता है? ये लगता है 90 डिग्री के ऊपर आईएम इंजेक्शन लगता है, जो कि इससे भी ज्यादा डीप लगता है। तो दोस्तों 15 डिग्री पे इंट्राडर्मल होता है, वो सबसे ज्यादा ऊपर लगता है, यानी इंट्राडर्मल लगता है जो कि 15 डिग्री पे लगता है। इसके बाद उससे थोड़ा और डीप जाते हैं तो आईवी हो गया, यानी इंट्रावेस्कुलर हो गया, जो कि 30 डिग्री पे लगता है। इसके अलावा उससे थोड़ा और डीप चलते हैं तो सबक्यूटेनियस हो गया, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे लगता है। और जब उससे भी ज्यादा डीप होते हैं तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो मसल्स के अंदर लगता है इंट्रामस्कुलर, जो कि 90 डिग्री एंगल के ऊपर लगता है। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर तो ऑप्शन ए हो जाता है। बट ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया है। इसके अलावा जो इनका जो एंगल का जो वेरिएशन है वो अलग अलग बुक में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है ऑप्शन ए में, बट ये 10 से 15 डिग्री होता है। बल्कि जब भी दोस्तों अपन आईवी की बात करते हैं तो एग्जैक्ट बात करें तो 25 डिग्री का एंगल होता है इसके ऊपर। एग्जैक्ट पूरा 30 नहीं होता है, 25 से लेकर 30 डिग्री का एंगल होता है। जब भी सबक्यूटेनियस की बात करते हैं तो 45 से 60 डिग्री तक ये हो सकता है। और 90 डिग्री के ऊपर क्या रहता है? आईएम इंजेक्शन रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन मूव होते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम से एक डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोल रहा है पेनक्रियाज इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन बी बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, ऑप्शन सी बोल रहा है इसोफेगस, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है स्टोमक। तो दोस्तों जब भी अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करते हैं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? ये दो प्रकार के ऑर्गन को अफेक्ट करता है। किस किस को? एक तो लंग्स को और दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम को। दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। और इनके अंदर किसको अफेक्ट करता है? ये तीन प्रकार की कंडीशंस में या तीन प्रकार के जो पार्ट है उनको अफेक्ट करता है। जैसे म्यूकस सिक्रीटिंग पार्ट, जो म्यूकस को सिक्रीट करने वाला ऑर्गन है, या फिर डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने वाला जो पार्ट है उसको अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो स्वीट को सिक्रीट करने वाला पार्ट है उसको अफेक्ट करता है। और अफेक्ट करता क्या है? यहां से जो म्यूकस सिक्रीट होती है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है और स्वीट सिक्रीट होता है, वहां पे कुछ प्लग बना देता है। क्या बना देता है? प्लग बना देता है। कैसे बनाता है? इस सिक्रीशंस को थिक करके, जो म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस एंड स्वीट ग्लैंड के द्वारा जो स्वीट सिक्रीट होता है उनको थिक बना देता है। और जब थिक बना देगा तो जिस वाल के थ्रू वो बाहर आता है, चाहे म्यूकस की बात करें, चाहे डाइजेस्टिव जूस की बात करें या स्वीट की बात करें, वहां पे जब ये सिक्रीशंस थिक हो जाएगा तो थिक होने के कारण से क्या बन जाएगा? वहां पे प्लग बन जाएगा। और प्लग बनने के कारण से वो जो वाल्स है जिनके द्वारा ये सिक्रीशन होता है वो ब्लॉक हो जाएंगे। और ब्लॉक होने को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। और दोस्तों इसके अंदर यदि सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है पेनक्रियाज। तो यहां पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस एंड स्टोमक सभी के सभी अफेक्ट होते, बट मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट होता है वो क्या रहता है? पेनक्रियाज अफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते। वुमेन हु हैव ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको अपन एचपीवी वायरस भी बोलते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी, आर रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ। यदि किसी पेशेंट को एचपीवी हो गया है तो उसको किस प्रकार की डिजीज कंडीशन डेवलप होने की वहां पे रिस्क रहती है दोस्तों, उसको अपने को डिस्कस करना है। ऑप्शन ए, उसको स्टेरिलिटी हो सकती है। ऑप्शन बी, उसको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ऑप्शन सी, यूट्राइन फिब्रॉइड हो सकता है। ऑप्शन डी, इरेगुलर मेंसेस हो सकता है।
तो दोस्तों जब भी एचपीवी होता है, एचपीवी होता है, एचपीवी क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो कि एक मोस्ट कॉमन टाइप का एसटीआई है। मैं यहां पे एसटीडी नहीं बोल रहा हूं, एसटीआई बोल रहा हूं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन। इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों नहीं बोला गया है? क्योंकि एक प्रकार का ये वायरस है और ये एक इंफेक्शन है, ना कि डिजीज कंडीशन है। जैसे सर्वाइकल कैंसर है इसके कारण से होने वाला, तो वो क्या है? वो एसटीडी हो सकता है। बल्कि ये क्या है? एसटीआई है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है, एचपीवी एक तरह का। और ये फीमेल के अंदर होने वाला मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन है एचपीवी, जो कि क्या कर देता है? सर्वाइकल कैंसर कोज करता है। ये क्या कोज करता है? सर्वाइकल कैंसर कोज करता है दोस्तों। इसीलिए यहां पे राइट आंसर क्या निकल के आता है? ऑप्शन बी निकल के आता है। इसके अलावा एचपीवी के द्वारा ऑप्शन ए में स्टेरिलिटी, ऑप्शन सी में यूट्राइन फिब्रोइड, ऑप्शन डी में इरेगुलर मेंसेस जैसी किसी भी प्रकार की कोई कंडीशंस डेवलप नहीं होती है दोस्तों। सर्वाइकल कैंसर यहां पे राइट आंसर रहेगा। ओके, तो आज की क्लास के अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। इससे अगली क्लास के अंदर इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।